इस तरह चमकते हों जैसे सूरज की किरणें, जैसे चंदा की चांदनी, जैसे तारे की लो। इतना कहकर छोटी बहन चुप हो गई और तीनों बहनें ठंडी आंखें भरती काम में मसरूफ हो गईं और हर तरफ खामोशी छा चुकी थी। बादशाह आराम के लिए महल में चला गया। बिस्तर पर तो लेट गया मगर नींद कहाँ। सारी रात करवटें बदलते गुजर गई। दूसरे दिन वो सुबह सवेरे उठा, बड़े वजीर को बुलाया और हुक्म दिया कि लक्कड़हारे की तीनों बेटियों को फौरन महल में लाया जाए। उसी वक्त हुक्म की तामील की गई। बादशाह ने बड़ी बहन की शादी अपने बड़े बावर्ची से और मंजली की शादी तोशा खाना के अफसर से कर दी। फिर सबसे छोटी के साथ खुद निकाह करके उसे मलका बना लिया। महल में इतनी खुशियां कभी नहीं मनाई गईं जितनी इन तीनों शादियों पर मनाई गईं। ये शादियां एक साथ हुईं। महल की एक कनीज खुशियां देखकर हसद की आग में जल भुनकर कोयला हो गई। वो दिल ही दिल में दुआ मांगती थी कि किस तरह इन तीनों का महल से पत्ता काटे। कनीज की ख्वाहिश पूरी होने में देर नहीं लगी। बड़ी बहन जो बावर्ची की बीवी थी, मुरगन ग़िज़ाएं खा खा कर फूल कर कप्पा हो गई। मोटापे ने उसे काहिल और आराम तलब बना दिया। कालीन तो क्या बुनती, कालीन बुनने के ख्याल से ही उसे जमाइयाँ आने लगतीं। वो बिस्तर में घुसती और मज़े की नींद सो जाती। बावर्ची ऐसी मोटी भद्दी बीवी से तंग आ गया जो काम को तो हाथ ना लगाए, बस खाए और सो जाए। बादशाह को भी गुस्सा आने लगा। इतने महीने गुजर गए, वो शानदार कालीन बनाया ही नहीं गया जिसका वादा किया गया था। आखिर वो दिन भी आ गया जब बड़ी बहन को उसी झोपड़ी में वापस भेज दिया गया जहां से वो आई थी। महल की कनीज खुशी से झूम उठी। जो कुछ हुआ था उसकी मर्जी के मुताबिक हुआ था और अब उसे पक्की उम्मीद थी कि बाकी दो बहनें भी इसी तरह महल से निकाली जाएंगी। मंजली बहन, जिसे अच्छे से अच्छा लिबास पहनने का बेहद शौक था, नत नए कपड़े सिलवा कर पहनती, सुबह से शाम तक कई पोशाकें बदलती। वो सारा वक्त आईने के सामने बैठी रहती। उसे काम की फुर्सत भला कहाँ थी। उसका शौहर और बादशाह इस अहमक लड़की से आस लगाए बैठे थे कि वो एक दिन ऐसा शामियाना तैयार कर देगी जिसे देखकर लोगों की आंखें चुधिया जाएंगी। मगर वो तो इतनी नाजुक मिजाज हो गई थी कि शामियाने तैयार करना तो दरकिनार, हाथ में सुई पकड़ते हुए दर्द होता था। तोशा खाना का अफसर अपनी काहल बीवी से उकता गया था। एक रोज बादशाह ने शामियाने का पूछा तो वो तेश में आ गया। सो बड़ी बहन की तरह मंजली भी बोरिया बिस्तर लपेटे मेके चली गई। कनीज की खुशी दुबाला हो गई। अब वो इस बात के इंतजार में थी कि छोटी बहन जो मलका बनी बैठी है कब महल से निकाली जाती है। लेकिन छोटी बहन ने बादशाह का दिल जीत लिया था। इसके तौर तरीके बहुत अच्छे थे। बादशाह के दिल में उसके लिए बेहद इज्जत और मोहब्बत थी। कनीज ये सब देख रही थी और हसद की आग में जल रही थी। उसे हर वक्त यही ख्याल सताता था कि किस तरह इस लक्कड़हारी को महल से निकलवा दिया जाए। जब महल में ये खबर फैली कि मलका के यहाँ बच्चा होने वाला है तो इस कमीनी कनीज का जलापा इतना बढ़ गया कि वो उसे बर्दाश्त ना कर सकी। दौड़ी दौड़ी बाजार गई और कुत्ते के 2 पिल्ले खरीद लाई। खुदा की शान, मलका के यहाँ 2 जुड़वां बच्चे पैदा हुए। मलका की देखभाल के लिए बादशाह ने उसी कनीज को मुकर्रर किया था। कनीज ने मौका पाकर बच्चों की जगह कुत्ते के पिल्ले रख दिए और बादशाह को खबर कर दी कि मलका ने इंसान के बच्चों के बजाय कुत्ते के बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह सीधा मलका के कमरे में गया। वो बेचारी बेहोशी के आलम में बिस्तर पर पड़ी थी। पलंग के पास झूले में कुत्ते के 2 पिल्ले ट्याऊं ट्याऊं कर रहे थे। बादशाह गुस्से से दीवाना हो गया। इसने अपने बाल नोच डाले, कपड़े फाड़ दिए और चीख चीख कर खुदा से फरियाद करने लगा, ए अल्लाह, तूने मुझे किस गुनाह की सज़ा दी है। फिर इसने बेचारी मलका को बिस्तर से घसीट कर महल से बाहर निकाल दिया और हुक्म दिया इस नाबकार औरत को सीने तक ज़मीन में गाड़ दिया जाए। गरीब लक्कड़हारे की बेबस बेटी ज़मीन में गड़ी रही। जो भी उधर से गुजरता इस पर पत्थर बरसाता। आखिर एक दिन भूखी प्यासी मर गई। उसको शहर से दूर एक वीरान जगह पर दफन कर दिया गया। मलका ने 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। एक लड़का था और एक लड़की।
दोनों के बाल इस तरह चमकते थे जैसे सूरज की किरणें, जैसे चंदा की चांदनी, जैसे तारे की लौ। मकार कनीज ने इनकी जगह पंगवाड़े में पिल्ले तो रख दिए थे, लेकिन अब वो इस फिक्र में थी कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों को क्यों कर ठिकाने लगाए। वो जल्द से जल्द इनसे छुटकारा पाना चाहती थी। जब महल में कोहराम मचा हुआ था और बादशाह गुस्से में बाल नोचता और कपड़े फाड़ता इधर उधर भाग रहा था, तो मकार कनीज ने बच्चे उठाए और शहर से बहुत दूर एक नदी के किनारे ले गई। उस वक्त तेज ठंडी हवा चल रही थी। जालिम ने बच्चे नदी के किनारे डाल दिए ताकि इन्हें हवा लग जाए और मर खप जाएं। इत्तफाक से उस जगह से जरा हटकर जंगल में एक कुटिया थी जिसमें एक बुढ़िया और बुढ़ा रहते थे। दोनों बेहद गरीब और बे औलाद थे। इनके पास एक बकरी के सिवा कुछ न था। वो बकरी को हरी भरी चरागाह में छोड़ देते थे जहां वो दिन भर चरती रहती थी। रात को वापस आती तो इसका दूध धोकर पी लेते थे। एक रोज बकरी ने दूध ना दिया। उन्होंने सोचा बकरी ने दूध चढ़ा लिया है, कल सही। बेचारों ने पत्ते खाकर गुजारा कर लिया। अगले दिन शाम को बकरी वापस आई तो इसके थन फिर खुशक थे। अब उन्हें फिक्र हुई। सोचा एक दिन और देखते हैं। अगली शाम फिर वही हाल हुआ। 3 दिन से दूध से महरूम थे। अगले दिन बूढ़े ने बुढ़िया से कहा कि आज मैं बकरी को चराने ले जाऊंगा और छुप कर देखूंगा कि इसका दूध कौन दोहता है। बूढ़ा बकरी के साथ चला गया। वहां इसने जो मंजर देखा उससे इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ा दौड़ा गया, कुटिया में आया ताकि बीवी को बताए। बुढ़िया ने पूछा क्या बात है, क्यों घबराए हुए हो? मेरे साथ आओ, अभी जल्दी से मेरे साथ चलो। बूढ़े ने हाँफते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। बुढ़िया ने जल्दी से चादर ओढ़ी और शौहर के पीछे पीछे चलने लगी। जब वो नदी के किनारे पहुंचे तो बूढ़ा मुंह पर उंगली रखे पंजों के बल चलने लगा और बीवी को इशारा किया कि शोर ना करे। नदी किनारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे पड़े थे। एक लड़का था और एक लड़की। इनके सर पर सुनहरी किरणों के ताज थे जिनमें चांद सितारे चमक रहे थे और बकरी इनको दूध पिला रही थी। बुढ़िया हैरत से चीखी, हाय कितने प्यारे हैं। दोनों बुढ़िया बुढ़े दबे पांव बच्चों के करीब गए। बूढ़े ने लड़की को उठा लिया और बुढ़िया ने लड़के को, और दोनों कुटिया में वापस आ गए। वो बहुत ही खुश थे। उन्हें यूं लग रहा था जैसे खुदा ने इनके घर में 2 नन्हे नन्हे फरिश्ते उतार दिए हैं और उन्हें इनकी देखभाल और परवरिश का जिम्मेदार बनाया है। इस तरह ये सुनहरी बालों वाले बहन भाई बुढ़िया और बुढ़े के पास रहने लगे। मियाँ बीवी इन बच्चों पर जान छिड़कते थे और अपने बच्चों की तरह उन्हें पाल पोस रहे थे। जब लड़का खूब बड़ा हो गया और लड़की भी जवान हो गई तो वो भी उनकी खिदमत उसी मोहब्बत और लगन से करने लगे, क्योंकि वो उन्हीं को अपना वालिदैन समझते थे। लड़का शिकार खेलता, खेती बाड़ी करता और लड़की घर के काम करती। बूढ़े मियाँ बीवी सुख की जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन इस दुनिया में कोई भी हमेशा नहीं रहता। एक एक करके बूढ़े और बुढ़िया को भी अल्लाह के घर से बुलावा आ गया। एक रोज सुनहरी बालों वाला नौजवान जंगल में शिकार खेल रहा था कि उसे शाही महल से आने वाले शिकारी मिले। इनमें बादशाह भी था। बादशाह की नज़र इस नौजवान पर पड़ी तो वह हैरतज़दा रह गया। उससे पहले इसने इतना खूबसूरत नौजवान कभी नहीं देखा था। वो अभी तक इस गम पर काबू ना पा सका था जो इसको अपनी प्यारी बीवी की मौत से हुआ था। इसने सोचा काश ये नौजवान इसका बेटा होता। बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और हुक्म दिया कि पता लगाया जाए कि यह नौजवान कौन है और कहाँ रहता है। वजीर सुनहरी बालों वाले नौजवान के पास पहुंचा और उसका हाल अहवाल पूछा। सुनहरी बालों वाला नौजवान बेचैन सा हो गया। भला इन शान और शौकत वाले लोगों से उससे क्या काम। इसने जवाब दिया, ये जंगल मेरा घर है और रोजी सबको खुदा देता है। इतना कहकर इसने अपनी राह ली। वजीर फौरन बादशाह के पास पहुंचा और इतला दी कि नौजवान ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। ये जंगल मेरा घर है और रोजी सबको खुदा देता है। अब जब भी बादशाह इस खुश शक्ल नौजवान के बारे में सोचता इसका दिल भर आता। इसके सुनहरी बाल बादशाह की निगाहों में हर वक्त बसे रहते। उठते बैठते, खाते पीते,
सोते जागते एक ही ख्याल ज़हन पर छाया रहता, काश ये नौजवान उसका बेटा होता। सुनहरी बालों वाले नौजवान की खबर उड़ती उड़ती मकार कनीज के कानों तक भी पहुंच गई तो उसके होश उड़ गए। सोचा, हो ना हो ये उन्हीं बच्चों में से किसी की रूह है जिन्हें वो मरने के लिए नदी किनारे छोड़ आई थी। ये रूह उसे डरा डरा कर मारने आई है। वो फौरन नदी किनारे पहुंची और इधर उधर घूमने लगी। इसके दिल में शुबा पैदा होने लगा कि मुमकिन है सुनहरी बालों वाला नौजवान रूह नहीं सचमुच का इंसान हो और इन जुड़वा बहन भाइयों में से एक हो, और मुमकिन है दोनों बहन भाई जिंदा हों और यहीं कहीं रहते हों। चुनाचा वो जंगल में घूमते घूमते उस कुटिया तक जा पहुंची और दरवाजे में से अंदर झांका। लड़की को देखकर इसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि लड़की के सर पर सुनहरी किरणों का ताज था। इसमें चांद सितारे चमक रहे थे और इनकी रोशनी से कुटिया में उजाला फैला हुआ था। लड़की ने अचानक सर उठाकर देखा तो पता चला कि बाहर कोई औरत खड़ी है। इसने बड़े इखलाक से कहा, अंदर तशरीफ ले आइए। मकार औरत मुस्कुराती हुई अंदर आ गई और लड़की के पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। फिर बनावटी परेशानी से पूछा, बेटी क्या तुम यहाँ तन्हा रहती हो? नहीं तो, लड़की ने जवाब दिया, मेरे भैया भी हैं, वो जंगल शिकार के लिए गए हैं। औरत ने कहा, बेटी अकेली तो तुम उदास हो जाती होगी। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भैया को शिकार पर तो जाना ही है, ना जाएंगे तो हम कहाँ से खाएंगे, फिर घर का काम भी बहुत होता है, मैं इसी में लगी रहती हूँ। कनीज ने लड़की को प्यार किया और चली गई। जब वो जंगल से लौट रही थी तो गुस्से से कांप रही थी। उसे यकीन हो चुका था कि किसी मोजज़े से सुनहरी बालों वाले बहन भाई जिंदा बच गए हैं और अब जवान होकर इसके लिए खतरे का बाइस बनने वाले हैं। उसे ये यकीन भी था कि इनके जिंदा रहने से इसको सुकून नहीं मिल सकता। महल में वापस जाते हुए उसके ख्यालात बुरी तरह भटक रहे थे। वो सुनहरी बालों वाले बहन भाई को दुनिया के तख्ते से मिटा देना चाहती थी और इसने फैसला किया कि वो इस मामले में बूढ़ी कुटनी से मशवरा करेगी। ये कुटनी जादू मंतर के फन में दूर दूर तक मशहूर थी। दूसरे दिन मकार कनीज बूढ़ी कुटनी से मशवरा करके जंगल की तरफ रवाना हो गई। कुटनी ने उसे बहन भाई को ठिकाने लगाने की तरकीब बता दी थी। वो उसी झोंपड़ी में जा पहुंची जहां सुनहरी बालों वाले बहन भाई रहते थे। लड़की रोज की तरह आज भी अकेली थी। औरत को देखकर इसने अदब से सलाम किया। जीती रहो मेरी बच्ची, औरत ने जवाब दिया। खुदा बुरी नज़र से बचाए, तुम्हारी तन्हाई का सोचकर मेरा दिल बेहद उदास हो जाता है, इसलिए मैं चली आई कि कुछ देर अपनी बेटी के पास बैठूंगी, पर मुझे मालूम है कि मुझ जैसी बुढ़िया के पास बैठकर तुम्हें खुशी नहीं होगी। नहीं नहीं, लड़की ने जल्दी से कहा, आपकी मेहरबानी है कि आप तशरीफ़ लाईं। मुझे तो आपको देखकर बहुत खुशी हुई है। देखा बेटी, औरत ने कहा, तो तुम तन्हाई को महसूस तो करती हो, मगर मुंह से नहीं कहना चाहती। ऐसा ही होगा, लड़की ने जवाब दिया। मुझे तन्हाई का एहसास होता है और कभी कभी छोटी मोटी तफरीह को भी जी चाहता है। औरत बोली, मेरी बात गौर से सुनो और जो मैं कहूँ वही करो, फिर देखना क्या होता है। लड़की का शौक बढ़ गया। वो खिसक कर औरत के करीब बैठ गई। औरत ने कहना शुरू किया, आज शाम जब तुम्हारा भाई शिकार से लौटे तो तुम आंसू बहाने लगना। जब वो पूछे कि मामला क्या है तो हिचकियां ले लेकर रोने लगना और उसे ये एहसास दिलाना कि तुम गम की वजह से बात भी नहीं कर सकती। जब वो पूछ पूछ कर तंग आ जाए तो कहना कि मैं सारा दिन कुटिया में अकेली पड़ी रहती हूँ, मेरा दिल नहीं लगता। और वो जब कहे कि प्यारी बहन मैं क्या कर सकता हूँ जिससे तुम खुश हो जाओ, तो तुम कहना, भैया मुझे परियों के मुल्क के बाग की दरख्ती एक टहनी ला दो, मैं खुश हो जाऊंगी। आपने जो कहा मैं इसी तरह करूंगी, लड़की ने सर हिलाकर जवाब दिया और कनीज मुतमईन होकर वापस चली गई। शाम को सुनहरे बालों वाला नौजवान घर लौटा तो देखा कि बहन इस्तकबाल करने के बजाय कोने में दुबकी जोर जोर से रो रही है। भाई को ऐसे लगा जैसे बहन की सिसकियों से इसका दिल फट जाएगा। इसने शिकार का थैला एक तरफ रखा और बहन को प्यार करते हुए पूछा,
मुझे बताओ मेरी प्यारी बहना, तुम्हें क्या दुख है? क्या तुम बीमार हो? लड़की ने कहा, नहीं भैया, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन मुझे दुख है। क्या दुख है? भाई ने पूछा और परेशान हो गया। मैं सचमुच दुखी हूँ भैया, लड़की ने हिचकोलियाँ लेते हुए कहा, और मेरा दुख तन्हाई है और कुछ नहीं। तुम जानती हो, मुझे पेट की खातिर शिकार पर जाना पड़ता है, भाई ने नरमी से कहा। लेकिन मैं अपनी प्यारी बहन के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ करूँगा, तुम सिर्फ बता दो। मुझे परियों की मलका के बाग की दरख्त की एक टहनी ला दो, फिर तुम खुश हो जाओगी, भाई ने मोहब्बत से बहन को जवाब दिया। अगले दिन नौजवान बहुत सवेरे उठा और परस्तान की तरफ रवाना हो गया। परियों की सल्तनत की सरहद तक पहुंचने में उसे कई दिन लग गए। उसको इतनी मुश्किलात पेश आईं कि दुनिया में शायद ही किसी को पेश आती हों। वो रेगिस्तान से गुजरा, वो ऐसे ऐसे पहाड़ों को अबूर कर गया जिन पर परिंदे भी पर नहीं मार सकते थे। ऐसी वादियां उसकी राह में आईं जहां कोई चरागाह न थी, लेकिन वो चलता रहा। उसके दिमाग में एक ही धुन सवार थी कि किसी न किसी तरीके से अपनी बहन को खुश कर दे। जब वो पहाड़ की एक ढलान पर से गुजर रहा था और रास्ते पर नजरें जमाए हुए था, तो अचानक एक आलीशान महल नजर आया। इस महल में परियों के महलों जैसी चमक दमक ना थी, बल्कि एक उदास अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। ये असल में जिन्नात का मुल्क था और जिनों की मलका पूछगछ के लिए नौजवान की तरफ आ रही थी। बहादुर नौजवान खौफजदा नहीं हुआ। इसने मुस्कुराकर जिनों की मलका का इस्तकबाल किया और झुककर अदब से सलाम किया। जीते रहो मेरे बच्चे, जिन्नात की मलका ने जवाब दिया और पूछा, तुम इधर कैसे आ निकले? मैं परियों के मलका के बाग की दरख्त की टहनी की तलाश में आया हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से पेश ना आते तो मैं अभी तुम्हारा एक लुकमा बनाती और निगल जाती। लेकिन तुमने मोहब्बत से मेरा दिल जीत लिया है और मैंने फैसला किया है कि तुम दुनिया में जिंदा रहो। लेकिन परियों की मलका के बाग तक पहुंचोगे कैसे? समझ लो, आगे बढ़ना मौत के मुंह में जाना है। आप मदद करें तो मेरी मुश्किल आसान हो सकती है, नौजवान ने बड़ी तमीज़ के साथ कहा। मगर मेरे बच्चे, परियों के मलका के बाग में जादू का पहरा है और कई इंसान वहां अपनी जानें गंवा चुके हैं। जिन्नात की मलका ने नौजवान को खबरदार किया, लेकिन नौजवान का इरादा पक्का था। वो अपनी बहन को खुश करने के लिए किसी भी मुश्किल से टकरा सकता था। मौत का डर उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता था। मैं ज़रूर जाऊंगा, नौजवान ने ज़ोर से कहा। आप मुझे रास्ता बताइए। नौजवान का हौसला और पक्का इरादा देखकर जिन्नात की मलका एक पत्थर पर बैठ गई और नौजवान को पास बैठने का इशारा किया। अच्छा बेटा, तुम्हें अपना सफ़र सुबह सवेरे शुरू करना चाहिए। नाक की सीध चलते रहना। आगे एक जंगल आएगा, वहां पहुंचकर 7 परिंदे पकड़ना। इस जंगल के दरमियान एक कुआं मिलेगा, परिंदों को कुएं पर ले जाना और 2 नफल नमाज पढ़ना। फिर परिंदों को कुएं में डाल देना और जोर जोर से कहना, चाबी लेने आया हूँ, चाबी लेने आया हूँ। चाबी कुएं में से बाहर फेंक दी जाएगी। चाबी लेकर दोबारा सफ़र शुरू कर देना। चलते चलते रास्ते में एक बहुत बड़ा गार आएगा, इसका दरवाज़ा बंद होगा। इस चाबी से गार का दरवाज़ा खोलना। जब तुम दरवाजे को धकेलो तो दायां हाथ फैलाकर जो चीज़ सामने पड़ी हो उसे मजबूती से पकड़ लेना और अपनी तरफ खींचना। फिर दरवाज़ा बंद करके ताला लगाना और वापस कुएं पर आ जाना। चाबी कुएं में फेंक देना और पीछे देखे बगैर जल्दी से चलना शुरू कर देना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देख लिया तो फिर खुदा ही तुम्हारा हाफिज है। अगले दिन सूरज निकलने से पहले नौजवान अपने सफ़र पर रवाना हो गया और जिन्नात की मलका ने जो कुछ बताया था उसी तरह करता रहा। जंगल में पहुंचा, परिंदे पकड़े, कुएं में डाले, पानी लिया, गार का दरवाज़ा खोला, वो चीज़ पकड़ी। भला वो चीज़ क्या थी? यही तो परियों के मलका के बाग की दरख्त की टहनी थी। ये ऐसी खूबसूरत चीज़ थी कि इंसान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये टहनी छोटी छोटी शाखों से भरी हुई थी, हर शाख पत्तों से भरी हुई थी और हर पत्ते के ऊपर एक प्यारा सा परिंदा बैठा था।
हर परिंदे के गले में सुरीली रागनी थी, ऐसी मीठी रागनी कि मुर्दे सुने तो जी उठें। नौजवान टहनी लेकर खुशी से झूमता जल्दी जल्दी घर की तरफ रवाना हुआ। इसने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। घर पहुंचकर टहनी अपनी बहन को पेश की। सुनहरी बालों वाली लड़की टहनी लेकर खुशी से मुस्कुराई। टहनी पर बैठे परिंदों के सुरीले नगमों से कुटिया में रौनक आ गई। हर तरफ मौसीकी बिखर गई। बहन को हंसते बोलते देखकर भाई खुश हो गया और शिकार खेलने जंगल में चला गया। वो हाथ में कमान से जंगल में शिकार तलाश कर रहा था कि बादशाह भी शिकार खेलता हुआ इधर आ निकला और नौजवान को देखकर ठटक कर खड़ा हो गया। लेकिन नौजवान अपनी धुन में चला जा रहा था। इसने बादशाह तक की परवाह न की। बादशाह महल में वापस आया तो इसका दिल बहुत उदास था। काश ये सुनहरी बाला नौजवान इसका बेटा होता। महल की मकार कनीज फिर सुनहरी बालों वाली लड़की से मिलने जंगल में गई। कुटिया में पहुंचकर इसने देखा कि सुनहरी बालों वाली लड़की खुश खुश फिर रही है और कुटिया में परिंदों के नगमे बिखरे हुए हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आया। इसने मकारी से मुस्कुराकर लड़की को दुआएं दी, प्यार किया और ये जाहिर किया कि वो लड़की को हंसता मुस्कुराता देखकर बहुत खुश है। देखा, मैंने कितनी अच्छी नसीहत की थी तुम्हें। हाँ माँ जी, आपने सच कहा था, लड़की ने जवाब दिया। अगर तुम परियों का आईना देख लो तो, कनीज ने आहिस्ता से कहा। हाय, लड़की के मुंह से सिर्फ इतना निकला, अगर तुम्हें ये आईना मिल जाए तो तुम इस टहनी की परवाह भी ना करो। बेटी, मेरी मानो, भाई को उस वक़्त तक चैन से ना बैठने दो जब तक वो तुम्हें परियों की मलका का आईना ना ला दे। शाम को भाई वापस आया तो बहन जोर कतार रो रही थी। हिचकियां थीं कि थमने का नाम नहीं ले रही थीं। यूं लगता था कि चीख चीख कर इसका कलेजा फट जाएगा। भाई ने पूछा, मेरी अच्छी बहन, अब क्या हुआ? मैं तुम्हें खुश करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे बता दो। बहन ने सुबकियां लेते हुए कहा, भैया, मेरा दिल इस वक्त तक खुश नहीं होगा जब तक मेरे पास परियों का आईना ना हो। दूसरे दिन भाई सुबह सुबह आईने की तलाश में निकल खड़ा हुआ। चलते चलते जिन्नात के मुल्क में पहुंचा। वो जिन्नात की मलका से एक बार फिर मदद लेना चाहता था। जिन्नात की मलका ने उसे देखते ही कहा, मुझे लगता है तुम अपने आप को बर्बाद करके रहोगे। परियों की मलका का आईना तो परियों के महल में ही होगा और महल में दाखिल होना परियों के बाग में जाने से ज़्यादा मुश्किल है। माँ जी, आप मुझे रास्ता बता दें। नौजवान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप मुझे पता बता दें, मैं खुद चला जाऊंगा। अच्छा, मलका ने कहना शुरू किया, पहले तो ये लोहे के जूते पहन लो और ये लोहे का काठ और ये लो लोहे का लठ। इसको हाथ में पकड़ लो। यहाँ से मशरिक की तरफ चले जाओ। चलते चलते तुम्हारे सामने 2 दरवाजे आएंगे। इनमें से एक दरवाज़ा बंद होगा और दूसरा खुला। खुले दरवाजे को बंद कर देना और बंद दरवाजे को खोलकर इसके अंदर चले जाना। आगे जाकर एक और दरवाज़ा नज़र आएगा। इस दरवाजे पर एक शेर और एक बकरी का पहरा होगा। शेर के सामने घास पड़ी होगी और बकरी के आगे गोश्त। अगर शेर के सामने गोश्त और बकरी के सामने घास डाल दो तो ये दोनों हैवान तुम्हें दरवाजे से गुजर जाने देंगे। अब चलते चलते तुम्हारे रास्ते में तीसरा दरवाज़ा आएगा जिसके सामने 2 जगह आग की भट्टियाँ होंगी। एक भट्टी में से खूब शोले उठ रहे होंगे, दूसरी बुझती हुई चिंगारियों का ढेर होगा। तुम जलती हुई आग को बुझा देना और बुझती हुई आग को जला देना। इस तरह आसानी से इस दरवाजे से भी गुजर जाओगे। ये दरवाज़ा तुम्हें परियों के बाग में ले जाएगा। इस बाग को जल्दी जल्दी पार करना और ये परी महल में दाखिल हो जाना। यहाँ मलका की ख्वाबगाह में तुम्हें आईना मिलेगा। उसे जल्दी से उठाना और भाग आना, लेकिन याद रहे पीछे मुड़कर हरगिज ना देखना। नौजवान फिर मुहिम पर रवाना हो गया। जिन्नात की मलका ने जैसा बताया था वैसा ही करता गया। तमाम वाक़यात उसी तरह पेश आए। वो महल में दाखिल हुआ और जादू का आईना तलाश किया। आईना लेकर भागने ही वाला था कि इसके पांव के नीचे ज़मीन कांपने लगी और गरजदार आवाज़ आई, ए आग की भट्टी, इस चोर को रोक ले और जलाकर भस्म कर दे। नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते। दोनों भट्टियों में से एक साथ आवाज़ें आईं।
ان میں سے ایک نے کہا، اس لڑکے نے مجھے بجھا دیا تھا۔ دوسری بولی، اس نے مجھے جلا دیا تھا۔ اس عرصے میں نوجوان بھاگتا ہوا اس دروازے تک پہنچ گیا جہاں شیر اور بکری بندھے ہوئے تھے۔ یہاں پھر وہی گونج گرجی، اے شیر، اس چور کو پکڑ کر نگل جا۔ نہیں، ہرگز نہیں، شیر نے جواب دیا، اس لڑکے نے تو مجھے گوشت کھلایا ہے، اب میرا پیٹ خوب بھر گیا ہے۔ شیر یہ کہہ ہی رہا تھا کہ نوجوان دوڑتا ہوا دروازے سے گزر گیا۔ بکری نے بھی اسے کچھ نہیں کہا، وہ گھاس کھاتی رہی۔ جب وہ 2 بڑے دروازوں پر پہنچا تو پھر وہی گرجدار آواز آئی، اے کھلے دروازے، اس چور کو مت گزرنے دینا۔ دروازہ ہنس کر بولا، اگر یہ نوجوان نہ ہوتا تو میں ابھی تک بند پڑا ہوتا۔ نوجوان یہاں سے بھی گزر گیا اور کسی مشکل میں پھنسے بغیر وہ اپنی بہن کے پاس پہنچ گیا۔ سنہری بالوں والی لڑکی یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئی کہ اس کا بہادر بھائی اس کے لیے پریوں کی ملکہ کا آئینہ لے آیا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ جادو کے اس آئینے میں کیا نظر آتا ہے۔ وہ لڑکی اس میں نہ صرف اپنا چہرہ دیکھ سکتی تھی بلکہ اس میں تمام دنیا نظر آتی تھی۔ دوسرے دن نوجوان اپنی بہن کو خوش دیکھ کر شکار کھیلنے چلا گیا۔ اس کے دل کو تسلی تھی کہ آج شام جب وہ کام سے لوٹے گا تو بہن کو روتا ہوا نہیں پائے گا۔ بادشاہ اس دن بھی جنگل میں آیا ہوا تھا۔ جو ہی اس نے اپنے شکار کا نشانہ لیا، درختوں کے پیچھے اسے سنہری بالوں والے نوجوان کی جھلک دکھائی دی۔ اس کا ہاتھ ہل گیا، تیر نشانے پر نہ بیٹھا، شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ بادشاہ کا دل اداس ہو گیا۔ وہ اتنا نڈھال تھا کہ ٹھیک طرح چل بھی نہیں سکتا تھا۔ درباری اسے سہارا دے کر محل لے گئے۔ مکار کنیز محل کی بالکونی سے بادشاہ کو جنگل سے واپس آتے دیکھ رہی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ بادشاہ کی یہ حالت سنہری بالوں والے نوجوان کو دیکھ کر ہوئی ہے۔ نفرت اور غصے سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ بادشاہ نوجوان سے محبت کرنے لگا ہے۔ موقع پاتے ہی کنیز نے جنگل کی راہ لی اور لڑکی کی کٹیا میں جا کھڑی ہوئی۔ لڑکی اس وقت آئینہ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ کنیز کو دیکھ کر چونک اٹھی اور بولی، میں آپ کی احسان مند ہوں، اب میں یہاں بیٹھی اس آئینے میں ساری دنیا دیکھ سکتی ہوں، میں کتنی خوش نصیب ہوں۔ کنیز نے کہا، بیٹی یہ تو کچھ بھی نہیں، کیا ہی اچھا ہو جو تمہیں جادوگر سہیلیاں مل جائیں، اس کے مقابلے میں جادو کی ٹہنی اور جادو کا آئینہ کیا چیز ہیں؟ تم خود ہی سوچو، جادوگر سہیلی پریوں کی ملکہ کے سوا اور کون ہو سکتی ہے؟ پریوں کی ملکہ اس غریب کی کٹیا میں کیسے آ سکتی ہے؟ بالکل ناممکن۔ مکار عورت بولی، تم اپنے بھیا سے کہو، وہ اسے بھی ضرور لے آئے گا۔ بس تم اسی طرح رونا دھونا اور کہنا کہ پریوں کی ملکہ کو لا دو تو مجھے چین آئے گا، ورنہ نہیں۔ لڑکی کو خوب سکھا پڑھا کر کنیز محل میں واپس آ گئی۔ اسے یقین تھا کہ نوجوان اس مہم سے زندہ نہیں لوٹے گا۔ وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ لڑکی بہت بے وقوف ہے۔ پریوں کی ملکہ کو سہیلی بنانے کا شوق اسے پاگل کر دے گا۔ بھائی کو بہن کی نئی فرمائش کا علم ہوا تو وہ بہت مایوس ہوا۔ اس راستے میں پیش آنے والی مشکلوں کا اسے پورا احساس تھا۔ اس نے بہن کو سمجھایا، پیاری بہن، تم جانتی ہو تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، مگر پریوں کا ملک بہت دور ہے اور راستہ نہایت دشوار ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اس راہ پر گیا تو میں واپس نہیں آؤں گا۔ لیکن احمق لڑکی تو کنیز کی باتوں میں آ گئی تھی۔ بھائی کی منت سماجت کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بھائی نے بار بار کہا، بہن سوچ لو اس کا کیا نتیجہ ہوگا، مگر اس کے آنسو بہنے بند نہ ہوئے اور ہچکیوں میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ اس نے تو بس ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ مجھے پری ملکہ چاہیے۔ بھائی بیچارہ اگلی صبح اس مہم پر روانہ ہو گیا۔ اس نے سوچا، جو ہو سو ہو، مرنا تو ایک بار ہے ہی۔ وہ سیدھا جنات کی ملکہ کے پاس پہنچا اور ایک بار پھر اس نے مدد کی درخواست کی۔ دوبارہ سوچ لو میرے بیٹے، جنات کی ملکہ بولی، اب تک جس انسان نے اس مہم پر جانے کی جرت کی وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ماں جی، میں آپ کی منت کرتا ہوں، آپ مجھے راستہ بتا دیں۔ لڑکے نے کہا۔ اس کا پکا ارادہ دیکھ کر جنات کی ملکہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، پہلے تم اس راستے پر جانا،
जहाँ से जादू की टहनी लाए थे, फिर वो रास्ता इख्तियार करना जिस रास्ते से तुम आईना ले गए थे। इसके बाद तुम्हारे सामने सहरा आएगा। इसमें एक रास्ता दाएं हाथ जाता है और दूसरा बाएं। इन दोनों रास्तों के दरमियान बहुत अंधेरा होगा। तुम इस अंधेरे में कूद पड़ना और अपना सफ़र जारी रखना। कुछ दूर चलने के बाद अंधेरा मध्यम रोशनी में बदलने लगेगा और तुम अपने आप को शाह बलवत के जंगल में पाओगे। शाह बलवत के दरख्तों से भरा हुआ ये जंगल इन नौजवान का कब्रिस्तान है जो परियों की मलका को हासिल करने गए और जिंदगी से हाथ धो बैठे। तुम इस जंगल में से दाएं बाएं देखे बगैर तेजी से गुजर जाना। जो ही ये जंगल खत्म होगा, महल तुम्हारे सामने आ जाएगा। यहाँ पहुंचकर परियों की मलका को आवाज देना। जिन्नात की मलका कहते कहते खामोश हो गई और फिर आ भरकर बोली, इसके बाद क्या होगा मेरे बच्चे, मैं ये नहीं जानती। दूसरे रोज सूरज ने मशरिक से अभी झांका ना था कि सुनहरी बालों वाला नौजवान सफ़र पर रवाना हो गया। वो जिन्नात की मलका की हिदायत के मुताबिक चलता गया और दिनों का सफ़र घंटों में तय करता सहरा के किनारे पहुंचा। तो इसने न दाएं हाथ वाला रास्ता इख्तियार किया न बाएं हाथ वाला, बस इनके दरमियान अंधेरे में कूद गया और बहादुरी से सफ़र जारी रखा। चलते चलते अंधेरा कम होने लगा और वो जल्द ही शाह बलवत के जंगल में पहुंच गया। यहाँ इसने दाएं देखा ना बाएं, बस नाक की सीध में चलता रहा। इसने जो कुछ देखा वो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। इस जंगल में परियों की मलका को ढूंढने वाले नौजवानों की हड्डियां नहीं थीं, बल्कि इनके पत्थर के बुत खड़े थे। ये नौजवान परियों की मलका को हासिल करने आए थे और जादू के जोर से पत्थर के बुत बन गए थे। इन दरख्तों पर कोई परिंदा नहीं चहचहाता था। हर तरफ मौत की खामोशी छाई हुई थी। ये खौफनाक मंजर देखकर वो नौजवान चलता रहा, अगरचा खौफ के मारे इसका दिल डूब रहा था। चलते चलते अंधेरा बिल्कुल छट गया। सुनहरी बालों वाला नौजवान जंगल के दूसरे किनारे तक पहुंचा तो हर तरफ रोशनी फैल चुकी थी। यूं लगता था जैसे सूरज की किरणें उसकी आंखों को जुधिया देंगी। आंखों पर हाथ की ओट करके इसने दूर तक देखा। कुछ फासले पर परी का महल था। यह महल खुली धूप में इस कदर दमक रहा था कि इंसान का ज़हन सोच भी नहीं सकता। नौजवान ये नज़ारा देखकर बहुत खुश हुआ। इसके मंजिल इसके सामने थी। वो मुंह पर दोनों हाथ से भूपा सा बनाकर आवाज़ देने लगा। अचानक उसे अपनी टांगें ऐसे लगीं जैसे सुन्न हो गई हों। सुनहरी बालों वाला नौजवान भी होले होले पत्थर बन रहा था। इसने खौफसदा होकर मलका को आवाज़ दी। अभी आवाज़ की गूंज खामोशी में गुम नहीं हुई थी कि इसके हाथ पथरा गए। वो कांधों तक पत्थर का हो गया। अब वो दूसरे नौजवानों की तरह पत्थर बना खड़ा था। परियों की मलका ने इसकी आवाज़ सुन ली थी। वो हाथ में सोने का प्याला लेकर बाग में आई। बाग के दरमियान एक हौज था। इसने हौज से प्याले में पानी भरा और सुनहरी बालों वाले नौजवान पर छिड़का। पानी के छींटे पड़ते ही नौजवान में जिंदगी की लहर दौड़ गई। चेहरे पर रौनक आ गई। इसके सुनहरी बाल पहले की तरह चमकने लगे। मलका ने कहा, तुमने तीसरी बार जुर्रत की है यहाँ आने की, अब तुम बचकर ना जा सकोगे। मैं तुम्हें पत्थर के बुत में बदल दूंगी। तुम हमेशा यहीं गड़े रहोगे। नौजवान ने खौफसदा हुए बगैर कहा, मलका आलिया, क्या मुझे माफ़ी नहीं मिल सकती? माफ़ी? मलका ने तन से कहा, तुम एक बार आए और मेरी जादू की टहनी ले गए। दूसरी बार आए तो मेरा जादू का आईना ले गए। अब तीसरी बार आए हो और माफ़ी मांगते हो? क्या मजाक बना रखा है तुमने? नौजवान बोला, मैं माफ़ी मांगने के लिए हाजिर नहीं हुआ हूँ, मैं तो आपको लेने आया हूँ। मलका बोली, मुझे लेने आए हो? इसके दिल पर नौजवान की बेखौफी और जुर्रत ने बहुत असर किया। जब नौजवान ने उसे अपनी बहन की ख्वाहिश बताई तो वो नरमी से बोली, आओ मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नौजवान की खुशी का ठिकाना न था, लेकिन अचानक उसे इन बदनसीब नौजवानों का ख्याल आया जो मलका की तलाश में यहाँ तक आए और बुत बन गए। इसने मलका से दरख्वास्त की, ए मलका आली मकाम, कितना अच्छा हो जो इन बदनसीबों को भी इनकी जिंदगियां मिल जाएं।
ये भी हो जाएगा। मलका ने इतने कहा और हौज से सोने का प्याला दोबारा भर लाई। इसने नौजवानों के बुतों पर बारी बारी पानी छिड़का तो सारे कैदी नौजवान दोबारा जिंदा हो गए। नौजवान मलका को लेकर सुनहरी बालों वाली बहन के पास आ गया। बहन और भाई दोबारा मिले तो इनकी खुशी की हद ना थी। और जब लड़की को पता चला कि इसका भाई सचमुच परियों की मलका को ले आया है तो उसे यूं लगा जैसे वो हवा में उड़ रही हो। तीनों हंसी खुशी रहने लगे। सुनहरी बालों वाले बहन भाई ने अपनी कहानी परियों की मलका को कह सुनाई। एक दिन नौजवान शिकार खेलने जाने लगा तो मलका ने उससे कहा, आज तुम शिकार पर जाओगे तो तुम्हारी मुलाकात बादशाह से होगी। मेरी मुलाकात उनसे अक्सर होती है, नौजवान ने बताया, लेकिन इस बार बादशाह तुम्हें महल में आने की दावत देगा। याद रखो, ये दावत हरगिज कबूल ना करना, मलका ने समझाया। नौजवान जंगल में शिकार की तलाश कर रहा था तो बादशाह भी आ गया। दोनों आपस में बातें करने लगे। बादशाह के दिल में नौजवान को देखकर हमेशा तड़प पैदा हो जाती थी। आज इसके इजहार का मौका मिला तो बादशाह बोला, मुझे कितनी खुशी हो अगर आज आप मेरे महल में चलें। महल में बैठकर खाएं पिएंगे और बातें करेंगे। नौजवान के दिल में बादशाह की बड़ी इज्जत थी, लेकिन वह मजबूती से अपने इरादे पर कायम रहा और उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। फिर घर आकर सारा वाकया मलका को सुनाया। अगले दिन मलका ने दोनों बहन भाइयों को बुलाया और ताली बजाकर अपने वजीर को आवाज दी। एकदम तेज रोशनी हुई और एक लम्हे के अंदर अंदर उनके सामने एक बूढ़ा परिजात खड़ा था। ये परियों की मलका का वजीर था। मेरे अब्बा हनूर का घोड़ा हाजिर करो, मलका ने हुक्म दिया। उसी वक्त वजीर गायब हो गया और चंद लम्हों बाद सफ़ेद रंग का एक शानदार घोड़ा हाजिर हो गया। मलका ने नौजवान को घोड़े पर सवार होने का इशारा किया। जो ही इसने रकाब में पांव रखा, नौकर चाकरों की एक फौज हाजिर हो गई। इन सब का साजो सामान किसी बादशाह के साथ की आन बान से कम ना था। मलका ने नौजवान को हिदायत की, अब शाही महल जाओ और बादशाह से मिलो, लेकिन अपने घोड़े की हिनहिनाहट पर ध्यान रखना। जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, घोड़े के हिनहिनाते ही वापस आ जाना। नौजवान मलका से वादा करके नौकरों के हमरा महल की तरफ रवाना हो गया। इसका जुलूस देखने से ताल्लुक रखता था। सुनहरी बालों वाला हसीन नौजवान सफ़ेद घोड़े पर सवार था। इसके आगे पीछे दाएं बाएं नौकरों की फौज थी। लोग सड़कों के दोनों किनारे पर खड़े इस अजीम व आलीशान जुलूस को देखकर तालियां बजा रहे थे, नारे लगा रहे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई बहादुर शहजादा कोई मुहिम सर करके वापस अपने घर आ रहा हो। बादशाह ने नौजवान का शानदार इस्तकबाल किया। रात को बहुत बड़ी दावत का इंतज़ाम किया, जिसमें तरह तरह की मिठाइयाँ, किस्म किस्म के फल और बेशुमार लजीज खाने थे। सुर्ख बालों वाला नौजवान तमाम वक्त चुकन्ना रहा। जब सब लोग दावत के मज़े ले रहे थे तो इसको घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी। नौजवान एकदम खड़ा हो गया। इसने बादशाह को अगले रोज़ अपने गरीब खाने आने पर दावत दे दी और जाने की इजाज़त चाही। बादशाह ने बहुत इसरार किया कि बेटा अभी ना जाओ, अभी मेरा दिल नहीं भरा। मगर सुनहरी बालों वाले नौजवान ने एक ना सुनी। जल्दी जल्दी सफ़ेद घोड़े पर सवार हुआ और उसे तेज़ी से दौड़ाता हुआ जंगल में जा पहुंचा। जब सुनहरी बालों वाला नौजवान महल में था, परियों की मलका घर में बैठी मंत्र पढ़ रही थी। इसने जादू के जोर से सुनहरी बालों वाले बच्चों की माँ को कब्र से निकालकर दोबारा जवान और हसीन बना दिया, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं बताया। दूसरे दिन मलका ने फिर ताली बजाकर अपने वजीर को तलब किया और उससे कहा, इस कुटिया को महल में बदल दो। पलक झपकने में घास फूस की कुटिया गायब हो गई। अब उसकी जगह एक आलीशान महल खड़ा सूरज की रोशनी में जगमग कर रहा था। नौकरों की फौज जरक बरक लिबास पहने बादशाह के इस्तकबाल के लिए तैयार खड़ी थी। जब बादशाह आया और ये धूमधाम देखी तो हैरान रह गया। सुनहरी बालों वाले नौजवान ने उसे सबसे ज़्यादा सजे हुए कमरे में बिठाया। पहले शरबत पेश किए गए। जब बादशाह शरबत पी रहा था तो गवैये जादू के साज़ों पर नगमे छेड़कर इसका दिल लुभा रहे थे। गर्ज
بادشاہ کی خوب خاطر مدارت کی گئی۔ کھانے پینے، ناچ گانے کا سلسلہ رات گئے تک چلتا رہا۔ رات کی سیاہی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی تو ایک ملازم نے آ کر عرض کی، عالی جا کی مرضی ہو تو زنانے تک چلیں۔ بادشاہ زنان خانے میں پہنچا تو اس کے ہوش جاتے رہے۔ وہاں نہ صرف سنہری بالوں والا نوجوان اور اس کی سنہری بالوں والی بہن تھی، بلکہ بادشاہ کی پیاری ملکہ بھی موجود تھی، جسے برسوں پہلے اس نے محل سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ وہ آج بھی اتنی ہی جوان اور حسین تھی۔ ملکہ نے بادشاہ کو دیکھا تو جھک کر اداب بجا لائی اور بادشاہ کی ابا کا دامن پکڑ کر چوما۔ بادشاہ دیر تک ملکہ کا ہاتھ تھامے اسے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر اس نے محبت سے دونوں بچوں کو گلے لگا لیا۔ پریوں کی ملکہ ایک طرف کھڑی ہوئی یہ خوشی اور غم کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب بچے اور والدین خوب جی بھر کر ایک دوسرے سے مل چکے تو پریوں کی ملکہ آگے بڑھی اور سارا قصہ بادشاہ کو کہہ سنایا۔ بادشاہ نے وہیں کھڑے کھڑے حکم دیا کہ مکار کنیز کو فوراً اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے اور وہ کٹنی جس نے مکار کنیز کو پٹی پڑھائی تھی اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ پھر بادشاہ نے خاندان کے اکٹھے ہونے کی خوشی میں بہت بڑا جشن منانے کا حکم دیا اور سنہری بالوں والے شہزادے کی شادی ملکہ پری سے کر دی۔ پورے ملک میں 3 دن اور 3 راتیں شادی خانہ آبادی اور بچھڑے ہوں کے ملنے کی خوشی میں جشن منایا جاتا رہا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں RG اردو سٹوری۔ شکریہ۔